एक और पेपर स्टार्ट करते हैं। ये भी अक्टूबर नवंबर 2022 का है और पेपर 1 वेरिएंट 3 एमसीक्यूज का पेपर है, पेपर 1। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ अ ट्रेन ऑफ मास 600,000 kg moves with speed of 100 kilometers per hour। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रेन। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर पता है तो ये तो बहुत आसान सवाल है, 1/2 mv²। तो मास कितना दिया हुआ है, 1/2 तो कांस्टेंट है, मास दिया हुआ है 600 और ये 1000। इसके वेलोसिटी अगर आप देखें तो इन्होंने वेलोसिटी दी है किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो बस ये एक छोटा सा इन्होंने वो किया है 100 और किलोमीटर, किलो मीन्स 1000 यानी 10⁻³ पर आवर। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 मिनट्स टाइम्स 60 सेकंड्स, और ये आप ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दें। तो ये आपके पास हो गया। इसको आप कैलकुलेटर में प्लग इन कर दें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.3 इंटू 10⁸ जूल। 2.3 10⁸ जूल, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁸ हमारे पास बी आंसर है। नाउ Number 2, what are the SI base unit of electromotive force EMF। now बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि EMF का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास एनर्जी अपॉन चार्ज या वर्क डन अपॉन चार्ज, किसी से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वर्क डन बराबर हो गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज, अब चार्ज के फॉर्मूले के लिए आप करंट बराबर होता है I बराबर है Q अपॉन T के, तो हमारे पास Q किसके बराबर हो जाएगा, I मल्टीप्लाई बाय T के। फोर्स को तोड़ देते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन टाइम्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन I मल्टीप्लाई बाय T। नाउ बेटा अब मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। तो आपके पास ये आंसर आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -3 और एम्पेयर इनवर्स। तो ये हमारे पास जो आंसर नजर आ रहे हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड टू पावर, ये भी बी आंसर नजर आ रहा है इत्तेफाक से। नाउ a digital meter is used to measure the current in an electric circuit। The reading on the meter fluctuates between 3.04 एम्पेयर से 3.08 एम्पेयर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि आपके पास अगर ये जो क्या है वोल्ट मीटर है या एम मीटर है, एम्पेयर में करंट है ना, एम मीटर है, तो एम मीटर के अंदर ये आपके पास जो रीडिंग आ रही है तो आपको इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। वो ये क्या होता है कि आप इसका एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एवरेज यानी मीन वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.06 प्लस माइनस 0.02। अब बेटा देखो 3.06 में 0.02 ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 3.08 विच इज द हाईएस्ट वैल्यू, ये वाली। ठीक है, अच्छा अब 3.06 में से 0.02 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3.04 बन जाएगा विच इज द मिनिमम वैल्यू। तो तुम्हारे पास ये जो वैल्यू होती है ये तुम्हारे पास मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा पहले तो हमने ये काम कर दिया। उसके बाद उसने क्या कहा कि द रीडिंग ऑन द मीटर हैव एन एक्यूरेसी ऑफ ±1%। कह रहे जो भी आपके पास रीडिंग आएगी उसमें 1% का एरर तो आप मुझसे ले लें। ठीक है, तो जरा हम वो निकाल लेते हैं। तो 1% ऑफ रीडिंग 3.06, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3.06 करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.003। ना मेरा बेटा, तो एक तो अनसर्टेनिटी आपकी रीडिंग के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही थी, इसके अलावा आपके पास जो मीटर था वो आपको गिफ्ट में 0.003 की अनसर्टेनिटी आपको दे रहा था। तो मेरा बेटा टोटल अनसर्टेनिटी अब आपके पास कितनी हो जाएगी किसी भी रीडिंग के अंदर,
तो टोटल अनसर्टेनिटी आपके पास क्या हो जाएगी 0.02 प्लस 0.03, और वो आपके पास हो जाएगी 0.003 नहीं 0.03 होगा, मैंने एक जीरो ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05, ठीक है। दोनों को मैंने किन दोनों को, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये अनसर्टेनिटी इसको ऐड कर दिया। अब आपके पास जो रीडिंग होगी वो आप कैसे लिखेंगे 3.06 प्लस माइनस 0.05। तो भाई आंसर आपके पास क्या आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, ठीक है। नाउ फोर्थ, विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी क्या ए लेवल का है, ओ लेवल का सवाल है, खैर चलें। तो वेक्टर क्वांटिटी हमें देखना है, तो डेंसिटी आपके पास वेक्टर नहीं है, मास वेक्टर नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, यस वेट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है और वो हमेशा पॉइंट करती है डाउनवर्ड। नाउ फिफ्थ, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हॉरिजॉन्टली आपने एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया है, तो मेरा बेटा लेट से आपके पास ये ग्राउंड था, ठीक है, और ये आपके पास एक स्टोन था जिसको आपने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली, मींस कि आपने उसको कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, आई कॉल्ड इट VH, ठीक है। नाउ उसके बाद इसने एक बात क्या कही, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी बेटा इस डायरेक्शन में कोई हवा नहीं आ रही, जब ऑब्जेक्ट आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही जो इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम कर सके, डिक्रीज कर सके। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट हो गई, ठीक है। कैसे पता चला, इसने ये वाली लाइन जो लिखी है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। नाउ नेक्स्ट उस क्या कह रहा है, द स्टोन हैज अ हॉरिजॉन्टल ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी VH एंड अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी VV, ठीक है, which graph shows how VH and VV varies with time, ठीक है। तो हमें ग्राफ देखना है, तो पहले तो हम जरा इसकी ट्रेजेक्ट्री बना लेते हैं कि ये जो आपके पास बॉल गई है और ये आपके पास इस जगह जाके बॉल ने लैंड कर गया। जब बॉल आपके पास मूव कर रही होगी तो बेटा अगर लेट से मैं बॉल यहां पे बना दूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या चीज लग रही होगी, इस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको आप वेट भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी इस बॉल को, इस स्टोन को पुल कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब मेरा बेटा एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चूंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मेरा बेटा एक्सेलरेशन जो है आपके पास 0 हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस केस में कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन इज 0। अब आप नीचे जरा ग्राफ देख लो, आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन 0। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का ये भी ग्राफ सही है, ठीक है, और ये भी सही है, ठीक है। तो ए भी सही नजर आ रहा है और सी भी सही नजर आ रहा है। बी में आप देखें तो वो आपके पास दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। और अगर आप डी के अंदर देखें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये भी आपके पास सही है। तो अब आपके पास ए सी डी तीन सही है। वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने आपको कहा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है। देखो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, और इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि लाइन स्ट्रेट है। इस केस में देखो तो आपके पास मोस्ट लाइकली आंसर ए ही है, ठीक है। डी भी चेक कर लेते हैं। डी के अंदर तुम देखो तो वेलोसिटी आपके पास इंक्रीज कर रही है, यानी ग्रेडियंट आपके पास कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, जो कि केस नहीं है।
इस केस में देखो तो वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रही है, विच इज नॉट द केस, तो ए इज द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, on the earth an object takes time te to fall from rest through a vertical distance h। ठीक है, अर्थ के ऊपर टाइम लगता है टीई, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, और क्या कहा, वर्टिकल डिस्टेंस h ट्रेवल करने में। ऑन द मून द सेम ऑब्जेक्ट टेक्स tm। ठीक है, तो वही ऑब्जेक्ट आपके पास tm लेता है सेम वर्टिकल डिस्टेंस h ट्रेवल करने में। ठीक है, the ratio acceleration of free fall on earth divided by acceleration of free fall on the moon is equal to 6। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं मेरा बेटा, मैं ये कहूं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और मैं जरा खतरनाक फॉर्म से हट के इसको आसान फॉर्म बना देता हूं, यानी डिवाइड हटा देता हूं। जीई, ये बेटा देखो डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू सर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जीई बराबर जाएगा 6 टाइम्स जीएम। तो ये तो आपके पास पहले ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है अर्थ पर वो 6 टाइम्स ज्यादा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। आगे चलते हैं। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। व्हाट इज द रेशियो TE अपॉन TM? यार ये बदतमीजी कर दी। अच्छा, हमारे पास देखो डिस्टेंस दिया हुआ है और हमारे पास टाइम दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। जो फॉर्मूला जहन में आता है इसको देख के वो है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ और AT स्क्वायर लिख देते हैं, AT स्क्वायर। अब मेरा बेटा स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u बिकम्स 0, तो आपके पास इक्वेशन s को हम रिप्लेस कर देते हैं h से, जैसे कि उसने क्वेश्चन में कहा। तो अब मेरे पास क्या हो गया कि ये s की जगह h आ गया, h इज इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g से ले लेता हूं और तुम्हारे पास t स्क्वायर। अच्छा मेरा बेटा, अब जो है अगर मैं अर्थ के लिए बनाना चाहूं इक्वेशन, तो आपके पास, या अर्थ से पहले मैं काम ही करता हूं, इस h को भी ब्लू कलर से लिख लेता हूं। इक्वेशन को जरा और आसान बनाते हैं कि जो 2 इधर है डिनोमिनेटर में, इसको इधर ले जाता हूं, तो ये बन गया 2h इज इक्वल्स टू GT स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं अर्थ के लिए बनाना चाहूं तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, सिंपली अर्थ के लिए मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी E और टाइम को स्मॉल से कैपिटल में लेके जाना होगा, यानी TM और ये स्क्वायर। ऐसे ही है ना, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसको हमने GE से रिप्रेजेंट किया था और टाइम को हमने TE से रिप्रेजेंट किया था, और मैंने अपने इक्वेशन में ये लेकर आ गया। अब यही इक्वेशन अगर मैं मून के लिए लिखना चाहूं तो मेरे पास 2h तो एज इट इज रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा G ऑफ M, और टाइम दिया हुआ था TM और स्क्वायर। अब मेरा बेटा देखो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो क्या मैं राइट हैंड साइड्स को कंपेयर कर सकता हूं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं GE टाइम्स TM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM टाइम्स TM का स्क्वायर। उससे हमसे क्या कहा है, उससे हमसे कहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ TE अपॉन TM। तो मैंने क्या गलती की, मैंने दोनों को TM कर दिया है, तो एक को TE करना होगा, और यहाँ पे मुझसे गलती हुई, मुझे इसको TE लिखना होगा ना मेरे बेटा। तो हम क्या करते हैं, अच्छा आगे जाने से पहले एक काम और करते हैं। हम करते ये हैं कि ये जो GE था ये किसके बराबर था, 6 टाइम्स GM। तो पहले हम GE की जगह 6 GM पुट कर देते हैं, तो हम यहां लिखते हैं 6 GM टाइम्स TE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GM टाइम्स TM का स्क्वायर।
ठीक है भाई। अब हमारे पास कैंसिलेशन होती नजर आ रही है, GM से GM चला गया। ठीक है, अब हमें सब्जेक्ट बनाना है TE अपॉन TM को। तो मेरा बेटा TE स्क्वायर अपॉन TM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। अब मैं अगर कहूं टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो इस पे से तो स्क्वायर हट जाएगा रूट की वजह से, तो मैं ये यहां से स्क्वायर को रिमूव कर देता हूं और यहाँ पे अंडर रूट 6 लगा देता हूं। तो 1 अपॉन रूट 6 हमारे पास आंसर आया, जो कि हमें क्लियरली बी नजर आ रहा है। नाउ 6th हो गया, अब 7th पे आ जाते हैं। 7th के अंदर ये कह रहा है अ साइकिल इन स्टिल एयर pedals as hard as she can. A cyclist, अच्छा ठीक है, she reaches a maximum speed, ठीक है, खूब उसने पैडल चलाए और वो मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गए। However, after certain time, her maximum speed increases. ये कैसे हो सकता है? क्या कोई मशीन आके लग गई? क्या किसी ने पीछे से धक्का देना शुरू कर दिया कि भाई वो तो मैक्सिमम जितनी जान लगा सकती थी लगा के मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गई, मगर कुछ देर के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो गई। तो वो स्पीड इंक्रीज होने के लिए जरूरी है या तो पीछे से किसी ने धक्का लगाना शुरू कर दिया, या भाई उसमें साइकिल के अंदर कोई मोटर वोटर लगा दी गई, या क्या हुई, या हवा उसको नीचे लेके जाना शुरू हो गई, क्या हुआ देखते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज फॉर दिस? ठीक है, तो पहला कह रहा है शी साइकिल्स इनटू अ विंड। तो विंड हमेशा एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी विच अपोजेस द मोशन, और उस अपोजिशन की वजह से आपके पास स्पीड डिक्रीज होगी, तो ए पॉसिबल है। बी देखते हैं, शी साइकिल्स ओवर अ रफर ग्राउंड। रफ मींस फ्रिक्शनल फोर्स आ गई, फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास स्पीड को डिक्रीज करेगी, तो बी भी पॉसिबल नहीं है। शी सेट्स मोर अपराइट ऑन द बाइसाइकिल। भाई अब ये समझ नहीं आ रहा क्या हेडलाइट जला ली थी, क्या कर रही थी? ठीक है, तो ये भी कोई बेकार की बात है, इससे स्पीड इंक्रीज नहीं हो सकती। और डी ऑप्शन क्या है, शी स्टार्ट्स टू ट्रेवल डाउन अ हिल, यानी वो स्लोप पे उतरना शुरू हो गई। तो अब ये उनकी अगर साइकिल थी, ठीक है, तो ये आपके पास स्लोप की वजह से स्पीड अप हो जाएगी। तो यस, डी इज द राइट आंसर। नाउ 8th, आपके पास अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg हिट्स अ वर्टिकल वॉल एट स्पीड ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये रही। It bounces back along its original path with a speed of 8 मीटर पर सेकेंड, ये नजर आ रही है। The collision lasts for 0.01 seconds. ठीक है, तो ये टाइम दे दिया है। Now, वो कह रहा है व्हाट इज द एवरेज फोर्स? तो मेरा बेटा फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है आपके पास? mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी, और इसमें हम मास को कॉमन ले लेते हैं, तो v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। ये आ गया फोर्स का फॉर्मूला। अब मेरा बेटा अगर आपने राइटवर्ड मोशन टेकन एज पॉजिटिव लिया है, तो लेफ्टवर्ड मोशन विल बी नेगेटिव। ये बात क्लियर है? ठीक है, और अगर आप लेफ्टवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, तो राइटवर्ड विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो अब चूंकि मेरे पास आंसर्स मुझे पॉजिटिव में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए मैं करता ही हूं, आप उल्टा भी कर सकते हैं, मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं। ठीक है, और इस डायरेक्शन को यानी राइटवर्ड मोशन टेकन एज नेगेटिव। तो अब मेरा बेटा आपके पास थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए हम इसको इधर लिख देते हैं, और अब मैं मास जो था 0.5 एज इट इज रखा। उसके बाद वेलोसिटी आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8, तो ये मैं लिख देता हूँ 8। उसके बाद फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद फिर क्या था? -12 मीटर्स पर सेकेंड, और ये आपके पास ब्रैकेट बंद किया, और टाइम कितना दिया हुआ था उसने? 0.10 सेकेंड्स। तो यहां से हमारे पास जो फोर्स आएगी वो आ रही है 100 न्यूटन, तो डी इज द आंसर। नाउ मेरा बेटा 8th क्वेश्चन हो गया। अब 9th पर चलते हैं। एन एयर बबल इन अ टैंक ऑफ वाटर इज राइजिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। एयर बबल जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है और कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, यानी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, मींस रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, तभी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। अच्छा, एयर अगर आपके पास है तो याद रखिएगा एयर की डेंसिटी बहुत
स्मॉल होती है, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। नाउ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बबल आर एक्स वाई एंड जेड एज शोन इन फिगर, ठीक है। द अपथ्रस्ट ऑन द बबल इज एक्स, कह रहा है ये जो एक्स है ना, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम है अपथ्रस्ट, ठीक है। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट द फोर्सेस इज करेक्ट। अच्छा, ये याद रखिएगा, इसने क्या कहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी से आ रहा है। इट मींस कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है टर्मिनल वेलोसिटी से आ रहा है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, यानी x बराबर होगा y प्लस z। क्यों, कैसे पता, क्योंकि उसने कहा है फोर्सेस का नाम x y z है और x का नाम क्या है, अपथ्रस्ट। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट द फोर्सेस इज करेक्ट। पहली बात तो ये कि आपके पास डी ऑप्शन में x इज ग्रेटर देन y प्लस z और डी ऑप्शन में x इज ग्रेटर देन y प्लस z, तो हम सबसे पहले दो ऑप्शंस को काट देते हैं, b और d को, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास वही कह रहे हैं z इज द विस्कस फोर्स, z, अच्छा डाउनवर्ड वाली फोर्सेस के नाम आपको पता करने हैं। क्या है, z इज द विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मींस ड्रैग फोर्स, जिसको हम ओ लेवल्स में एयर रेजिस्टेंस के नाम से पढ़ते थे, ठीक है। तो z इज द विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स, और इसमें कह रहा है z इज द वेट, कह रहा है z या तो वेट है, ठीक है, या z विस्कस फोर्स है। मेरा बेटा याद रखना, चूंकि ये बबल एयर से बना है, एयर की डेंसिटी बहुत छोटी होती है, बहुत ही कम होती है, तो उसका जो वेट है वो भी आपके पास बहुत कम होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये 100% वेट बनेगा। तो अगर ये वेट हो गया तो आपके पास ले दे के आपके पास ये जो है ये विस्कस फोर्स बन गई, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा है। तो z is the viscous force, y is the weight of the bubble and x is equals to y plus z. Yes, this is correct. C में क्या कह रहे हैं, z is the weight, नहीं भाई नहीं, z पॉसिबल ही नहीं, इतना ज्यादा वेट एक एयर बबल का पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। Now the last one, आपके पास two blocks are at rest on a frictionless surface, ठीक है। One block is made of wood, ये रहा, and the other block is made of steel, ये रहा। A steel ball is fired horizontally with a speed v, कह रहे ये steel ball fire की गई with speed v at the wooden block. The ball embed itself in the block and the ball moves and the ball and the block move together after the impact, यानी आपके पास inelastic collision है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सेकंड आइडेंटिकल स्टील बॉल, ठीक है, कह रहे जो वुड पर स्टील बॉल फायर की थी वही स्टील बॉल आपके पास इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v एट द स्टील ब्लॉक, कह रहे स्टील बॉल स्टील ब्लॉक पर फायर की गई। द स्टील बॉल देन रीबाउंड्स बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद स्पीड v/2, कह रहे कि कोलिजन के बाद v/2 स्पीड से ये आपके पास वापस आ गई। अब वो आपसे ये कह रहा है कि the wooden block and the steel block have equal masses, कह रहे दोनों का मास सेम है, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, अगर दोनों का मास सेम है और मैं इसका मास इस स्टील जो बॉल है इसका मास स्मॉल m कह देता हूं और वुड का मास कैपिटल M कह देता हूं, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल m प्लस कैपिटल M आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। तो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो अगर हम इक्वेशन लिखें तो आपके पास ये जो है रेस्ट पे था, तो यहां पे लिख लेते हैं दिस इज एट रेस्ट, यानी स्पीड इज इक्वल्स टू 0। तो u1 और u2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम मोमेंटम की इक्वेशन लगाते हैं। मोमेंटम आपके पास क्या था, दो तरह से आप लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये एम्बेड कर जाएगा, तो इसको हमने कैसे लिख सकते हैं, m
1 प्लस m2 टाइम्स v, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका मोमेंटम क्या होगा, मास टाइम्स वेलोसिटी, तो इसको लिख देते हैं mv। और मेरा बेटा इसका मोमेंटम क्या होगा, ये रेस्ट पर है तो इसको हम लिख देते हैं 0 इज इक्वल्स टू, इसका मोमेंटम क्या होगा, मास, दोनों मासेस ऐड हो जाएंगे क्योंकि स्टील बॉल वुड में एम्बेड कर गई है और इट ट्रेवल्स विद सम स्पीड जो कि अननोन है। ठीक है, तो हम यहां पे इसका नाम m प्लस m टाइम्स v कर देते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करके mv इज इक्वल्स टू, अच्छा ये तो mv है तो इसको v डैश करना पड़ेगा। ठीक है, m प्लस m टाइम्स v डैश, ये एक इक्वेशन हमारे पास बनके आ गई। चाहो तो इस तरह कर लो, ठीक है, वरना ज्यादा बेहतर क्या है कि आप, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, इनिशियल मोमेंटम, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ कोलिजन, सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, तो ये यूं लिख लो। ठीक है, अब मोमेंटम बिफोर किसके पास था, सिर्फ इसके पास था क्योंकि ये रेस्ट पर था, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, mv इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लो। कैसे ऐड करोगे, m प्लस m टाइम्स v डैश, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो दोनों तरह से सेम इक्वेशन आई, ये और ये इक्वेशन सेम है। ये जरा थोड़ा सा खोल खाल के बता दिया, ये आपको अगर आता है तो आप क्विकली कर लेंगे। नो बेटा, अब आपके पास इधर बात कर लेते हैं, किसके लिए, इसके लिए बात करते हैं। ठीक है, आपके पास ये जो है इनिशियली स्टील ब्लॉक जो है आपके पास रेस्ट पे था। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये स्टील ब्लॉक मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट इन दिस डायरेक्शन, और ये बॉल जो है इस डायरेक्शन मूव कर रही है विद वेलोसिटी v/2। अब मेरा बेटा हम राइटवर्ड मोशन टेकन एज पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो लेफ्टवर्ड मोशन विल बी नेगेटिव। अब हम फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए फिर हमारे पास जो इक्वेशन मैंने आपसे अर्ज की थी वो ये वाली, लेकिन ये वाली इक्वेशन इसलिए नहीं चलेगी कि आपके पास ये वो नहीं हो रहा, एम्बेड नहीं हो रहा, तो आपके पास ये इक्वेशन नहीं चल सकेगी। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन हमेशा चलेगी, तो इसी के ऊपर हम लगा के देखते हैं। नाउ बेटा, इनिशियल मोमेंटम आपके पास इसका है मास टाइम्स वेलोसिटी और इसका मोमेंटम है 0, तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या आया, mv इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है, स्टील ब्लॉक आपके पास टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका मास जो है वो कैपिटल M है और इसकी स्पीड जो है वो v डैश है। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख लेते हैं, कैपिटल M टाइम्स v डैश फिर माइनस, ठीक है, स्मॉल m टाइम्स v अपॉन 2। ये बेटा नेगेटिव साइन किस वजह से आया, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपके पास स्टील बॉल ट्रेवल कर रही है टूवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा भाई, अब हम क्या करें, ये दो इक्वेशन तो हमने बना लिया, हम सवाल पढ़ते हैं। Which statement about the blocks immediately after the collision is correct? Both blocks must travel with the same speed. कह रहा है वुड और स्टील ब्लॉक दोनों की स्पीड सेम होगी। मेरा बेटा मैंने इसको पिंक कलर से v डैश लिखा है और इसको ब्लू कलर से v डैश लिखा है। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हम इसको वुड के लिए vw कर देते हैं और स्टील के लिए हम इसको vs कर देते हैं, और ये निकालने की कोशिश करते हैं कि इनकी स्पीड क्या होगी। तो अगर मैं, ताकि ऑप्शन ए को हम चेक कर सकें, ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है, तो vw को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं तो मेरे पास बेटा
VW यानी वेलोसिटी ऑफ वुड बराबर है mv अपॉन m प्लस m। ये आपके पास किसकी वेलोसिटी बनी? ये हमारे पास वेलोसिटी बनी है वुड वाले ब्लॉक की, जो जिसके अंदर आपके पास स्टील बॉल एम्बेड हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम जरा स्पीड निकालते हैं किसकी? VS को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो VS को सब्जेक्ट बनाने के लिए एक पहले काम तो ये करते हैं कि ये जो यहां पर है इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? दिस इज mv एंड दिस विल बिकम प्लस mv/2। तो ये बन जाएगा 3/2 mv। ठीक है, तो 3/2 mv आपके पास बिकम्स 1.5 mv। तो बेटा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, mvs बराबर है mv प्लस m टाइम्स v अपॉन 2। और यार जगह कम है, हम इसको उठाते हैं और यहाँ लेकर आ जाते हैं इस जगह पर जी। अब आपके पास देखो बेटा, दिस इज 1 एंड दिस इज हाफ, तो टोटल कितना हो गया? 1.5। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं m टाइम्स vs इज इक्वल्स टू 1.5 mv और vs बराबर है 1.5 mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब देखो बेटा, आपके पास दोनों इक्वेशंस में आपके पास क्या नजर आ रहा है? देखो इस लेफ्ट साइड पे जो इक्वेशन है इसमें डिनोमिनेटर में m प्लस m है और स्टील बॉल के अंदर जो वेलोसिटी है उसका डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ m है। तो आपके पास इसका डिनोमिनेटर छोटा है और वुड का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ वुड होगी वो छोटी होगी। ऐसे ही है, वेलोसिटी ऑफ वुड छोटी होगी और वेलोसिटी ऑफ स्टील ज्यादा होगी। तो आपके पास ऑप्शन ए वो कट गया। अब बी देखते हैं, द स्टील ब्लॉक मस्ट ट्रेवल फास्टर देन द वुडन ब्लॉक, और यही बात हमने भी निकाली है। तो बी आपके पास करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। सी चेक कर लेते हैं, द वुडन ब्लॉक मस्ट ट्रेवल फास्टर देन द स्टील ब्लॉक, ये भी हमने चेक कर लिया, ये भी नहीं है। द masses of the block and the steel ball are needed to determine which block travels faster। कह रहा है मास पता होना चाहिए आपको, तो मास से हमने इक्वेशन से ही पता कर लिया, तो डी की भी जरूरत नहीं है। तो आपके पास आंसर जो आया वो बी आया। यहाँ पे हम अपने पहली वीडियो को खत्म कर